अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स और देखेंगे कि हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व होंगे। पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जिससे हमारे पास न्यूमेरिकल्स को करना आसान हो जाए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है न्यूमेरिकल के अंदर, जो मैं समझता हूँ, वो होता है डेटा। जिसको डेटा बनाना आ गया उसने तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 80% सवाल सॉल्व कर लिए, जिसको डेटा बनाना आता हो। एंड सेकंड मोस्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला आपको 3600 याद है। ठीक है, 36 फॉर्मूला चैप्टर के अंदर आपको 36 फॉर्मूला याद है फर्ज करो। पर डेटा जिसको बनाना नहीं आया, जिसको क्वेश्चन को रीड करना नहीं आया, न्यूमेरिकल को रीड करना नहीं आया, तो उसके लिए वो सारे फॉर्मूले क्या है, बेकार हैं। तो मैं कहता हूँ अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को पढ़ना आता हो और उसके हिसाब से डेटा बनाना आता हो तो उसके लिए जो है 80% यानी कि उसने न्यूमेरिकल को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। बाकी फॉर्मूला याद कर ले तो सिंपल सॉल्यूशन तो बच्चों वाली चीज़ है हमारे पास। पुट द वैल्यूज गेट द आंसर वाला हमारे पास इसके अंदर सीन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स को क्या करा किस तरह जाता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको रीड करूँगा और जो चीज़ें हमें पता चलती रहेंगी डेटा के अंदर उसको मैं अंडरलाइन करके जो है डेटा के अंदर गिवन के अंदर लिखते रहूँगा। तो आप लोगों ने भी यही करना है न्यूमेरिकल्स करते हुए कि पेंसिल एक हाथ में रखनी है और एक ब्लू पेन आपने हाथ में रखना है। और सबसे पहले जो हेडिंग डलती है हमारे पास डेटा की, तो डेटा की हेडिंग डलती है हमारे पास। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 15.1 सॉल्व करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन को रीड करते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बर्करी इज -39 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो जैसे ही कोई चीज पता चले उसको अंडरलाइन कर लो पेंसिल से। ये टेम्परेचर पता चल गया किसके अंदर, सेंटीग्रेड के अंदर कितना है, -39। तो मैं डेटा के अंदर गया, ब्लू पेन से मैंने डेटा लिखा कि टेम्परेचर मुझे पता है सेंटीग्रेड के अंदर कितना है भाई, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे मुझे चीजें पता चलती रहेंगी मैं इसको अंडरलाइन करके डेटा में लिखता रहूंगा, बस बात खत्म। ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको फ़ारेनहाइट के अंदर इसको मुझे कन्वर्ट करना है उस टेम्परेचर को। इस टेम्परेचर को मुझे ए पार्ट के अंदर किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट के अंदर मुझे इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, रिक्वायर्ड मेरे पास ये है तो रिक्वायर्ड के अंदर मैं इधर लिख दूंगा सिंपल। मुझे चाहिए टी एफ यानी कि टेम्परेचर चाहिए फ़ारेनहाइट के अंदर। आगे रीड करते हैं। एंड कंफर्ट लेवल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक और चीज पता चलेगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी क्या कर लेता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ। और ये तो ए पार्ट था मेरे पास, अब बी पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना दे दिया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इनटू केल्विन, भाई किसके अंदर चेंज करना है आपको, केल्विन के अंदर चेंज करना है। तो बी पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कि भाई आपने किसमें चेंज करना है, टेम्परेचर को केल्विन के अंदर चेंज करना है। ठीक है, देखो मैंने सिंपल डेटा बना दिया, जो मेरे पास रिक्वायर्ड था मैंने वो कर लिया। मेरे पास टेम्परेचर इतना है -39 डिग्री सेंटीग्रेड, मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, पार्ट में फ़ारेनहाइट में कंप्लीट करना है, उसको कन्वर्ट करना है। और जो बी पार्ट है सेंटीग्रेड के अंदर दिया हुआ टेम्परेचर किसमें करना है, कन्वर्ट केल्विन के अंदर करना है। अच्छा, इधर मैंने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मैंने, आप लोगों को तो राइट हैंड साइड होगा, वहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। ये फॉर्मूले क्यों लिखे भाई, ये 5 न्यूमेरिकल है तो इन 5 न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ यही फॉर्मूले इधर यूज होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग भी क्या करें, जब आप सारे न्यूमेरिकल्स कर लें तो आप लोग ये शीट बना लेगा कि चैप्टर नंबर 15 और उसके नीचे सारे फॉर्मूले लिख देगा जो आपके हेल्प कर रहे हो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो इससे आप लोग जब पेपर में बैठोगे तो आप लोग इतना मतलब परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। आपके पास एक ही जगह पे फॉर्मूले की शीट होगी, तो आप लोग वहाँ से देख के आराम से रिवाइज करोगे, फिर न्यूमेरिकल करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो एक फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है कि अगर आपके पास टेम्परेचर हो फ़ारेनहाइट के अंदर तो हम किस में निकाल सकते हैं, सेंटीग्रेड के अंदर। अच्छा, इसी को मैंने रीअरेंज करा, ये -32 आ जाएगी, +32 हो गया, 9 मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। तो मेरे पास फ़ारेनहाइट का भी एक फॉर्मूला निकल सकता है कि भाई मुझे फ़ारेनहाइट चाहिए और टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, जैसे 20 दिया हुआ है तो 20 रखा, फ़ारेनहाइट में मेरे पास टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, एक होता है केल्विन का, ये आप लोगों को पता होगा कि केल्विन, अगर मेरे पास कोई सेंटीग्रेड के अंदर कोई टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में निकालने के लिए 3 में प्लस करूंगा, सिंपल 293 मेरे पास केल्विन में आंसर आ जाएगा। टेंशन की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला में बता रहा हूँ। चौथा है P = nRT, 5 है P1 V1 = P2 V2। ठीक है, तो अब इनमें से देख के बताओ पहले ए पार्ट में अंदर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। सबसे पहले देखो इधर
सेंटीग्रेड में मौजूद है, फॉरेन हाइट में चाहिए, फॉरेन हाइट में चाहिए, तो फॉरेन हाइट में चाहिए, सेंटीग्रेड में गिवन है। इधर वैल्यू को हम रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकंड फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं फॉर्मूले को लिख देता हूँ। TF इज इक्वल टू 9/5 डॉट TC प्लस 32, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32। अब मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा देता हूँ। 9/5 का एज में कॉपी डाउन करूंगा इधर, और टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड की जगह में क्या लिखूंगा? इधर जो मेरे पास टेम्परेचर लग गया था -39। अच्छा, ये मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा बात। ये कितना है मेरे पास? -39 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब सिंपल हमारे पास क्या होगा? इधर होगा ये कि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 939, जो भी होगा आप लोग लिख लीजिएगा, और फिर जो होगा उसको 5 से डिवाइड कराएंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। उसको 32 के अंदर क्या कर लीजिएगा आप लोग? सिंपल प्लस कर लीजिएगा यूजिंग कैलकुलेटर। तो फाइनली आंसर मैं इसका बता रहा हूँ आप लोगों को, जिसका फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा -38.2 फॉरेनहाइट। ठीक है, इसको सिंपल क्या करना है? मल्टीप्लाई कराना 9 को 39 से, डिवाइड कर देना 5 से, एक नंबर आ जाएगा, उसको 32 से प्लस कराना, तो आंसर आ जाएगा -38.2 फॉरेनहाइट। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो टेम्परेचर होगा फॉरेनहाइट के अंदर वो कितना होगा हमारे पास? -38.2 फॉरेनहाइट। अब बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है? सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, केल्विन में चाहिए। अब इधर देखो सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो मैं एक ही फॉर्मूले में आ सकता हूँ, दूसरे फॉर्मूले में भी आ सकता हूँ और तीसरे में भी। सेंटीग्रेड और केल्विन का रिलेशन कौन से फॉर्मूले के अंदर है इसमें? सर तीसरे वाले। देखो सेंटीग्रेड का रखा, केल्विन आ गया। ठीक है, तो मैं अब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा? फॉर्मूला नंबर 3। तो बी पार्ट के लिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ। तो फॉर्मूला होगा मेरे पास T यानी केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में, तो उसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में 278 करेंगे तो वो मेरे पास आंसर आ जाता है। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड कितना है भाई? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 20 लिखा प्लस 273 को 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होता है वो कितना होता है? 293 केल्विन हमारे पास फाइनली आंसर हो जाएगा। 293 केल्विन हमारे पास फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये तो मेरे पास आंसर है। तो इस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। फॉर पेपर प्रेजेंटेशन आप लोग इसके बाद रिजल्ट की हेडिंग बना के सिंपल लिख देगा कि द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट व्हेन टेम्परेचर इज दिस, तो आंसर लिख देगा। और इंग्लिश में ये लिख देगा द टेम्परेचर इज 293 इन केल्विन व्हेन टेम्परेचर इज गिवन इन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि आप लोगों का पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। ठीक है, तो आप लोग कितनी हेडिंग होगी? डेटा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और रिजल्ट की एक हेडिंग आ जाएगी। टोटल 4 हेडिंग्स हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो ये इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व किया है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की। तो सबसे आसान है हमारे पास, अगर किसी भी न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है तो हमने सिंपल क्या करना है? क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। जिसने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया उसके लिए क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यानी 15.2 जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, अब उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है हमारे पास द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज -321 फॉरेनहाइट। ठीक है, हमारे पास जो टेम्परेचर दिया है वो किस में दिया है? फ़ारेनहाइट में दिया है। कितना दिया है? -321 फ़ारेनहाइट। तो मेरा डेटा में सिंपल लिख दूंगा कि भाई टेम्परेचर दिया है फ़ारेनहाइट में कितना दिया है? -321 फॉरेनहाइट। आगे बढ़ते हैं। चेंज इनटू इक्विवेलेंट केल्विन टेम्परेचर। केल्विन टेम्परेचर का मतलब क्या है? मुझे रिक्वायर्ड है टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन का टेम्परेचर चाहिए है मुझे। तो अब देखो केल्विन और फॉरेनहाइट के कोई रिलेशन मिल रहा है? ऑब्वियसली नहीं मिल रहा। इन तीनों के अंदर हमारे पास केल्विन और फॉरेनहाइट का कहीं भी रिलेशन इधर हमें नहीं मिल रहा। तो हम एक काम नहीं कर सकते इधर कि हमारे पास किस में गिवन है? फॉरेनहाइट में।
ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले इधर फॉरेनहाइट का टेम्परेचर इधर रखता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। इस सेंटीग्रेड का टेम्परेचर को उठा के इधर रखूंगा तो मेरे पास केल्विन का टेम्परेचर आ जाएगा, जो कि मेरे पास रिक्वायर्ड था, ये टेम्परेचर इन केल्विन। समझ नहीं आया, अभी करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला उठाते हैं हम, सबसे पहले फॉर्मूला उठाते हैं पहला वाला। सबसे पहले हम सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू सेंटीग्रेड। क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, कन्वर्ट इनटू सेंटीग्रेड, इस सॉल्यूशन कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दिएगा आप लोग। तो फॉर्मूला आप लोगों के पास वहां पे लिखा हुआ है, TC इज इक्वल टू 5/9 TF माइनस का 32। TC इज इक्वल टू 5/9, टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट कितना है, -321 माइनस का 32। TC इज इक्वल टू 5/9 माइनस माइनस प्लस 321 के अंदर 32 जमा करेंगे, 353 हो जाएगा, और साइन हमेशा बड़े नंबर का। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर डिवाइड करा देंगे, तो हमारे पास जो सेंटीग्रेड के अंदर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कराने के बाद और डिवाइड कराने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा -196.11 सेल्सियस। ठीक है, तो ये मेरे पास जो आंसर आया वो सेल्सियस में आ गया है, पर मुझे इसमें चाहिए था केल्विन के अंदर। अब मैं फॉर्मूला ये इस्तेमाल करूंगा थर्ड वाला। नाउ अब हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला TK इज इक्वल टू TC प्लस 273, टेम्परेचर इन केल्विन जो कि हमें चाहिए था। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड कितना है अभी हमें निकाला है, माइनस का 196.11 प्लस 273। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो केल्विन के अंदर आ जाएगा। इसका आंसर शायद 76.99 आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 77.04 इसका आंसर आ रहा है इन केल्विन। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। सिंपल क्या है हमारे पास, हमने ये दो फॉर्मूले में इस्तेमाल करे और टेम्परेचर को हमने फाइनली केल्विन के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की। न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। सॉल्यूशन पे मीडियम है, तो दोबारा लिखना पड़ेगा, लाइन पे दोबारा बना लेते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली मैंने। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट द वॉल्यूम, क्या मालूम करना है, सिंपल आ गया, जो चीज पता चलता है उसको डेटा में लिखना है। वॉल्यूम क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। ऑक्यूपाइड बाय अ ग्राम मोल। अब ग्राम मोल का मतलब क्या है, एक मोल। कितना मोल दे दिए, एक मोल हमें दे दिए। नंबर ऑफ मोल यानी कि हम किससे शो करते हैं, n से, स्मॉल n से। नंबर ऑफ मोल को किससे शो करते हैं हम, स्मॉल n से। फिर कितना है हमारे पास, 1। ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना दे दिया हमें, टेम्परेचर हमें दे दिया, टेम्परेचर हमें कितना दे दिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको पता है अच्छे से कि हमें केल्विन में चेंज करना है टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर को जब केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 से प्लस करते हैं, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 273 केल्विन। याद रखना बात कि हमें कोई भी टेम्परेचर हो, हमें केल्विन में इसको चेंज करना होगा। एंड प्रेशर ऑफ 1 atm, प्रेशर कितना दे दिया, 1 atm प्रेशर दे दिया हमें। प्रेशर कितना दे दिया हमें, 1 atm हमें प्रेशर है। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या था हमें, वॉल्यूम था, तो मैं इसको वॉल्यूम में नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड है ना, वॉल्यूम हमें मालूम करना था। जो चीज़ मालूम करनी होती है वो रिक्वायर्ड में आती है, सिंपल सा। अब सॉल्यूशन की मैंने हेडिंग डाली है और इधर जो हमारे पास एक कांस्टेंट यूज होगा वो होगा हमारे पास r। क्या होगा, कैपिटल R, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास 0.0821 atm dm³ अपॉन मोल इंटू
केल्विन। ठीक है, याद रखिएगा कि इधर हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। तो वो आर होगा कैपिटल आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इतनी होगी 0.0821 एटीएम इंटू डीएम क्यूब पर मोल इंटू केल्विन। अब इधर हमारे पास देखो फॉर्मूला आपके पास लिखे हुए, मुझे देखते बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो प्रेशर भी है, वॉल्यूम मालूम करना है, तो यानी कि ये भी पीवी और एन भी है, आर भी और टी भी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो फोर्थ वन फॉर्मूला लगेगा। तो देखो डेटा बनाया है, आराम से फॉर्मूला आप लगा सकते हो, फॉर्मूला आपको याद था, आपने सिंपल डेटा बनाया तरीके से और आपने कहा नाउ यूजिंग फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम। प्रेशर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना था, 1 थे। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.0821। जब हमारे पास प्रेशर किसमें होगा, एटीएम में होगा। ये मेरी बात ध्यान रखना, प्रेशर एटीएम में होगा तो ये वाली आर की वैल्यू ली जाएगी। पास्कल में होगा तो 8.3145 हमारे पास वैल्यू ली जाती है। ठीक है, पास्कल में जब आएगा तो हम अलग देखेंगे, ये बात याद रखना। तो आज फिर न्यूमेरिकल में आया, देखो 120 किलो पास्कल, तो पास्कल में आर की वैल्यू चेंज हो जाती है। और एटीएम में जो हमारे पास अभी फिलहाल, ये बात रखो, याद रखो कि हमारे पास जो प्रेशर की एटीएम में वैल्यू कितनी होगी, 0.0821। ये बस बात याद रखो। ठीक है, आसानी से बात मैंने कह दी क्या कि अगर प्रेशर एटीएम में हो तो हम एक सिंपल वाली वैल्यू लेंगे 0.0821 एटीएम इनटू डीएम क्यूब पर मोल इनटू केल्विन। ठीक है, मैं काम करते हुए लिख देता हूँ ताकि आप लोग गलती ना करो। देखो आर की दो वैल्यूज होती हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, 0.0821 होती है। ठीक है, जिसका यूनिट होता है एटीएम डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन। और दूसरी आर की वैल्यू होती है हमारे पास 8.314 डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन। इधर जो एटीएम डीएम क्यूब होता है उसकी जगह मेरे पास आ जाता है जूल्स, जूल पर मोल इनटू केल्विन मेरे पास इधर आर की वैल्यू हो जाती है। तो ये बात याद रखिएगा, जब हमारे पास पास्कल के अंदर हमारे पास प्रेशर आएगा, जब हमारे पास प्रेशर किस में आएगा, पास्कल के अंदर प्रेशर किस में आएगा, पास्कल के अंदर आएगा, तो हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, जूल वाली करेंगे यूज। कौन सी करेंगे, जूल वाली, यानी कि सेकंड वाली 8.314। और जब हमारे पास प्रेशर किस में आएगा, एटीएम के अंदर आएगा, तो हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, पहली वाली, फर्स्ट वाली 0.0821। तो अब हम सिंपल सॉल्व करते हैं। इधर आर की वैल्यू हमारे पास यूज होगी 0.0821। टेम्परेचर कितना है हमारे पास, 273 डिवाइडेड बाय पी। पी कितना है हमारे पास, 180 है। सिंपल 180 है भाई, सिंपल इसका मल्टीप्लाई कराओ 73 को इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ तो कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा। और वो आंसर जल्दी से मुझे बताओ, ताकि मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ रहा होगा। इसके अंदर जो हमारे पास आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 22.4 लीटर्स हमारे पास इसके अंदर आंसर आ रहा है। ठीक है, यह बात याद रखना, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये लीटर्स लिख लो या डीएम क्यूब लिखो, बात एक ही। ठीक है, तो लीटर्स लिख लो, ये बात याद रखना। इधर आप बोलोगे कि डीएम क्यूब लिए, इधर आप लीटर लिखे, तो भाई आप लीटर की जगह डीएम क्यूब पे लिख लो तो कोई इशू नहीं है। बुक के अंदर लीटर लिखा हुआ था तो इसमें इधर लीटर लिखा। ठीक है, ये बात याद रखना। 1 डीएम क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के। ठीक है, 1 डीएम क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के। तो मैं डीएम क्यूब लिखूँ या लीटर लिखूँ, बात एक ही है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल नंबर 3 है, इसको मैं सही कर लेता हूँ, बल्कि आप सही कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 ही अब करेंगे, तो इस तरीके से मैंने न्यूमेरिकल नंबर 3 को अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 की। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 किस तरीके से होगा। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की, और न्यूमेरिकल नंबर 4 के डेटा को हम बनाना शुरू करते हैं सवाल को रीड करते हुए। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है एन ईयर स्टोरेज टैंक whose volume is 112 लीटर्स। हमारे पास वॉल्यूम है, ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। कितना आ गया वॉल्यूम, 112 लीटर। वॉल्यूम मेरे पास आ गया है 112 लीटर्स। आगे बात करते हैं, कंटेन 3 kg ऑफ एयर। 3 kg क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। 3 kg क्या दिया हुआ है हमारे पास, मास दिया हुआ है। तो मास दिया हुआ है 3 kg।
ठीक है, अभी तक इसने क्या बताया कि एक एयर स्टोरेज टैंक टैंक है हमारे पास, ये मैंने टैंक बना लिया था, ठीक है, जिसका हमारे पास वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम इतना है 112 लीटर, और वो कितने ईयर को करता है हमारे पास कंटेन 3 केजी, कितनी करता है अभी, अभी फिलहाल कितनी कर रहा है, 3 केजी कर रहा है अभी फिलहाल, एट अ प्रेशर ऑफ 18 atm, और प्रेशर कितना है अभी हमारे पास 18 atm का हमारे पास प्रेशर है अभी फिलहाल, ठीक है, 18 लिख दिया मैंने, 18 लिख देता हूँ, और डेटा में लिख दूंगा प्रेशर कितना है 18 atm। अब पास में क्या बोल रहे हैं, हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स इनटू द टैंक, बोले कितनी अमाउंट ऑफ एयर उसके अंदर फोर्स की जाए उस टैंक के अंदर, तो मतलब कि कुछ हवा इसके अंदर, कुछ एयर, कुछ अमाउंट ऑफ एयर इसके अंदर क्या करी जाए, फोर्स करी जाए। अब जो चीज के अंदर फोर्स करी जाएगी वो कुछ ना कुछ मास रखती होगी, क्योंकि एयर भी मास रखता है हमारे पास, तो उसका जो मास होगा उसको हम नाम देंगे m2 का, उसको हम नाम देंगे किसका, सिंपल, उसको हम नाम देंगे m2 का। तो क्या बोल रहे हैं, हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स इनटू द टैंक, कितनी अमाउंट ऑफ एयर इस टैंक के अंदर हम भरेंगे, ठीक है, तो वो m2 गया, क्यों भरना है देखते हैं, टू इंक्रीज द प्रेशर, क्या करने के लिए भाई, इसके अंदर क्यों हम हवा भर रहे हैं, एयर क्यों डाल रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें प्रेशर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो यानी कि जो पहला वाला प्रेशर होगा उसको तो हम नाम दे देंगे P1, और दूसरा वाला जो इंक्रीज होके आएगा वो P2 होगा। देखते हैं P2 कितना है, तो इंक्रीज द प्रेशर टू 21 atm। अब प्रेशर कितना हो गया, 21 atm, पहले वाले को नाम दिया P1, दूसरे वाले को नाम दिया P2, क्यों, क्योंकि P1 कम था, P2 क्या हो गया 21, क्यों, क्योंकि हमने इस एयर को, इस M2 को अंदर डाला तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। Assuming no change in temperature, भाई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म हो गई है हमारे पास, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है, मेरे पास एक वॉल्यूम था, मास इतना था, प्रेशर इतना था, आराम से कहानी चल लेगी। पर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर कहानी के बाद क्या हुआ, आपने क्या करा, इसके अंदर एयर को क्या करा, इंसर्ट कराया, फोर्स करवाया इस डब्बे के अंदर, इस टैंक के अंदर एयर को आपने फोर्स करवाया, तो फोर्स कराया तो क्या हुआ, इसका प्रेशर चेंज हो गया, P1 से क्या चेंज हो गया, P2 में। अब वो कितना है हमारे पास 21 था, कितना था 21, पहले कितना था 18 था, अब 21 हो गया, क्यों, क्योंकि आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर पुट करवा दी है, ठीक है। अब कितनी करवाई है उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल, जो बाहर से आई है और उसको हम बाहर से जो एयर आई थी उसको क्या नाम दिया था, मास 2, m2 का नाम दिया था, क्या नाम दिया था हमने इसको, सिंपल m2 का हमने नाम दिया था, ठीक है। हमारे पास कुछ आएगी तो जब ये इसके अंदर आ जाएगी तो अब जो हमारे पास इसका मास होगा वो होगा m2, ये बात याद रखना, m2 हमारे पास क्या है, ये एयर थी, अब एयर का कुछ ना कुछ इसमें मास आ गया, पहले कितना मास था m1, पहले इसके अंदर कितना मास था, एयर से पहले m1 था, कितना था 3 kg, अब मैं इसको एयर को इसमें डाल दिया, अब जो इसके अंदर मेरा मास होगा वो क्या होगा, m1 3 भी होगा, 3 प्लस द मास ऑफ एयर, क्योंकि एयर का भी मास आ गया ना इसके अंदर, तो अब इसके अंदर पहले वाला भी मास है, 3 kg वाला भी है और एयर वाला भी, तो अब ये जो मास होगा वो क्या होगा, m2 होगा। अब क्या होगा मेरे पास, m2 इसका मास होगा। और अगर मुझे बोला जाए कि ये बताओ कि इसके अंदर हमारे पास कितना मास इसके अंदर हमने इंसर्ट किया है, कितनी एयर हमने इसके अंदर इंसर्ट की, तो हम किस तरह निकालेंगे, उसको निकालेंगे डेल्टा m इज इक्वल टू m2 माइनस m1, मतलब ये देखो, हवा यानी एयर को डालने से पहले हमारे पास मास इतना था, डालने के बाद हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास सिंपल मास कुछ भी आ जाता है, फर्स्ट करो हमारे पास मास आ जाता है, हमारे पास m1 कितना है 3 kg ना, m1 कितना है मेरे पास 3 kg, ठीक है, m2 मुझे मालूम करना है, इधर मैं लिख देता हूं डिवाइड, बल्कि मुझे m2 नहीं चाहिए, मुझे डेल्टा m चाहिए, कितनी मेरे पास एयर इसके अंदर इंसर्ट हुई है, मुझे डेल्टा m चाहिए, और डेल्टा m के लिए मुझे m2 चाहिए होगा, उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। और डेल्टा m किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे m2 माइनस m1, किस तरह, देखो पहले मास कितना था 3 kg था, ठीक है, अब एयर को इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद मास ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ होगा, बड़ा होगा। अब फर्स्ट करो जो m2 है ना मेरे पास वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, या फर्स्ट करो 7 लिख लो, 7 आ रहा है, कितना आ रहा है 7 kg आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर टैंक के अंदर कितना था पहले मास 3 kg, अब कितना है 7 kg, ऑब्वियसली बढ़ेगा, एयर को इसके अंदर डालने तो जाहिर सी बात है मास इंक्रीज होगा। अब अगर मैं आपसे एक मासूमाना सवाल इधर करूं कि भाई इधर कितनी एयर इसके अंदर इंसर्ट होगी, तो आप बोलोगे सर अभी बता दें, पहले 3 थी अब 7 हो गई, तो मतलब 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 आएगा, तो 4 किलो जो है ना आपकी एयर आई है, 4 kg की कितनी क्या आई है आपके पास, एयर आई है। सिंपल आप बता सकते हो, तो क्या किस तरह में मालूम किया,
m2 माइनस m1, यानी 7 माइनस 3 का तो 4 बचा, तो 4 का होगा वही ईयर का मास। तो इस तरीके से डेल्टा m आएगा हमारे पास m2 माइनस m1, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। डेल्टा m के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगा m2 चाहिए होगा। तो फॉर m2 सबसे पहले मैं बात करूंगा m2 के लिए। पहले मैं बात कर लेता हूँ इनिशियली, ठीक है, ईयर को डालने से पहले की बात करते हैं इनिशियली, और साथ के साथ बात करते हैं फाइनली, यानी ईयर को जब हमने इसको इंसर्ट करा दिया। तो इनिशियली के अंदर जब हमारे पास इनिशियली क्या था, हमारे पास फॉर्मूला लगेगा PV इज इक्वल टू nRT, और ये फाइनली भी फॉर्मूला लगेगा PV इज इक्वल टू nRT। अब मेरी बात सुनो, इनिशियली क्या था, प्रेशर हमारे पास कुछ ना कुछ था, कितना था, P1 18, तो P1 बोल दिया, और वॉल्यूम कितना है हमारे पास 112 है, और वॉल्यूम हमारे पास इसके अंदर सेम ही रहेगा, वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे सेम ही रहेगा, याद रखना ये बात, ठीक है। तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो इधर मैं लिख देता हूँ V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। देखो टैंक जो था वो 112 लीटर का था ना, अब ये तो नहीं हो सकता उसके अंदर एयर डालने से टैंक भी उसका साइज बढ़ जाए, नहीं ना भाई, ऐसी बात तो नहीं है ना। आपके घर में जो टैंक लगे होते हैं, पानी की जो टैंकियाँ लगी हुई होती हैं, उसका साइज एक ही होता है। अब ये तो है ना, उसके अंदर एयर बढ़ने से उसका साइज बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली नो, ठीक है। हाँ, उसका प्रेशर बढ़ सकता है अंदर का, ठीक है, मगर अभी वॉल्यूम हमारे पास क्या रहेगा उस टैंक का, वो सेम रहेगा, V1 V2 किसके बराबर होगा, V के। एक और बात इसने कही थी कि अज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर को मैं क्या लिखता हूँ कि T1 T2 किसके इक्वल हो जाएगा, T के, यानी टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब पहला वाला जो टेम्परेचर होगा वो फाइनली भी होगा, और उसको मैंने नाम दे दिया, दोनों को T का नाम दे दिया, कैपिटल T का। तो वॉल्यूम हमारे पास सिंपल V है, और हमारे पास n क्या होगा, n1 हो जाएगा, r की वैल्यू तो सिंपल कांस्टेंट है हमारे पास, और t क्या हो जाएगा हमारे पास, t भी हमारे पास सेम था, तो इस वजह से t1 t2 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास t के हो जाएगा। इनिशियली फाइनली हमारे पास t है, और वॉल्यूम भी सेम है, तो मैं सिंपल v और t लिख देता हूँ, v और t लिख देता हूँ। बाकी प्रेशर चेंज हो रहा है मेरे पास, और नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, जबकि कैपिटल R की वैल्यू तो वैसे ही मेरे पास कांस्टेंट होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब डिवाइड कराते हैं, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय, ये लिख दो सिंपल, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सिंपल क्या करा है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करा है। इक्वेशन नंबर 1 ये ली, तो इक्वेशन नंबर 1 को लिखा सबसे पहले मैंने P1 V इक्वल टू N1 RT डिवाइडेड बाय, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड से, तो P2 V और N2 RT। अब मेरी बात सुनो, अभी तक क्या होगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल होगा, R से R कैंसिल होगा, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, ऐसा कुछ कि P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, और n इधर, n का मतलब क्या है, इधर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इक्वल होता है, इधर लिख देता हूं राइट साइड पे, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, ठीक है। तो इस स्मॉल n की जगह हमारे पास आ जाएगा मास पर मोलर मास। अच्छा मेरी बात याद रखना, किसकी बात हो रही है अभी हमारे पास, ईयर की, ठीक है। तो जो टैंक के अंदर था हमारे पास, उसके अंदर कुछ ना कुछ ईयर मौजूद होगी, ठीक है। अब जो अंदर जाएगी वो भी क्या है, मेरे पास ईयर है उस टैंक के अंदर, तो मोलर मास उसका सेम ही रहेगा, उसका मोलर मास सेम ही रहेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा, अलबत्ता मास चेंज हो जाएगा, मास उसका चेंज हो जाएगा। तो भाई अब ईयर कितनी भी इसको इंसर्ट करें तो मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस वजह से मैं लिखता हूँ P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू N1 की जगह क्या आएगा, M अपॉन कैपिटल M, और इस N2 की जगह पे क्या M अपॉन M। मास कैपिटल M हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा, जबकि मास इन ग्राम हमारे पास चेंज होगा, M1 M2, ठीक है। इसलिए तो हमने बोला पहला वाला जो हमारे पास जो टैंक था जिसके अंदर एयर नहीं थी, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर नहीं थी, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, जिसको हमें नाम देता है M1 का। फिर क्या करा था हमने, इसी टैंक के अंदर एयर को इंसर्ट कराया, जब इंसर्ट कराया तो उसका मास चेंज हो गया, M2 हो गया, है ना भाई। जबकि इस एयर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो सेम ही रहेगा ना, जैसे कि H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 2 1 2 16 1 16,
कितना हो गया, 18 हो गया। तो एयर का भी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास सेम ही रहेगा, ठीक है। अब जितनी भी एयर इसमें डाल दो, हाँ मास में ग्राम चेंज होगा, जो को मैंने m1 और m2 से डिनोट कर दिया। कैपिटल M से अब कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाय M2। तो ये मेरे पास फाइनली एक इक्वेशन आ गई है, जिसकी हेल्प से मैं फाइनली अपना M2 को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आगे मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए था, M2 चाहिए था इसके अंदर, तो M2 मेरे पास ये रहा। M2 को वहाँ पे फिरूंगा P1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, P1 M2 इज इक्वल टू M1 है, P2 नीचे डिवाइड हो रहा है, M1 से जाके वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो M1 P2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M1 P2 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, M2, ये चाहिए, M2 चाहिए, P1 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो M1 P2 डिवाइडेड बाय P1। M2 इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करवाओ वैल्यू को, M1 कितना है मेरे पास 3 kg, P2 कितना है मेरे पास 21 ATM डिवाइड कर P1 कितना है भाई, P1 है मेरे पास 18। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। फिर इसको कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हो, 3 को 21 से मल्टीप्लाई करा है, डिवाइड करा है 18 से, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 1 3, 3 6 18, 3 2 6, 3 7 21, तो 7/2 का आंसर होता है 3.5 kg। आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, मैंने सिंपल इसको कैंसिलेशन करके इसको मैंने आंसर कर दिया। अच्छा, अब मेरे पास आ गया M2, अब मेरे पास आ गया M2, यानी कि एयर को डालने के बाद जो पूरा टैंक का जो मास था वो कितना है, 3.5। पहले कितना था, 3 था, अब कितना हो गया, 3.5। अब कितनी अमाउंट ऑफ एयर है, तो यूजिंग इक्वेशन दिस, अब हमें इस फॉर्मूले का सहारा लेना है भाई कि डेल्टा चेंज कितना है मास में, है भाई, कितनी अमाउंट ऑफ एयर हमें इसके अंदर इंसर्ट कराइए। तो फॉर्मूला होगा डेल्टा M इज इक्वल टू M2 माइनस M1, डेल्टा M इज इक्वल टू M2 कितना है 3.5 माइनस M1 कितना है 3, डेल्टा M इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 0.5 kg हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास हमने इतनी अमाउंट ऑफ एयर को उस टैंक के अंदर इंसर्ट कराया था, कितना 0.5 kg, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होके 18 से लेके अब कितना हो गया था 21 ATM हमारे पास हो गया था। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 को सॉल्व, न्यूमेरिकल नंबर 4 को सॉल्व किया है, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। याद रखिएगा न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। मैं इधर नोट कर लेता हूँ, ठीक है, लगाया था, टिक का मतलब है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी तक के। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 को देखते हैं। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 को, और न्यूमेरिकल नंबर 5 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको रफ कर लेते हैं सबसे पहले। तो भाई न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान हल ये है, क्वेश्चन को आपको रीड करना आना चाहिए। क्वेश्चन को जिसको रीड अच्छा करना आता है तो उसके मजे हैं, ठीक है। वरना फॉर्मूला अगर आपको पता हो और आप लोग ये समझ रहे हैं कि आप लोग फॉर्मूला पता होने से आप लोग 30 आसान बन जाएंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो ये आप लोगों की भूल है भाई, क्या आप लोगों की भूल है, ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के साथ साथ जो है फॉर्मूले भी मिटा दिए। चलो क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले मिटा दिए थोड़े, ठीक है। आज की वीडियो को छोड़ दें क्योंकि अभी आपको मेन चीज समझना है, आप शुक्र बैठ लीजिए, वरना दोबारा लिखना पड़ जाता। तो आपने प्रैक्टिस करनी है भाई, ठीक है, प्रैक्टिस सिर्फ आप लोग ही करेंगे। बाकी आप लोग एक जगह फॉर्मूले अपनी शीट एक जगह बनाने की, तो आप लोगों को इंशाल्लाह इसके लिए आसानी होगी। जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो किया करें। अदर सब्जेक्ट में भी, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल है, आप लोग देखें, मैथ के अंदर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो उसके भी आप क्या करें, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के जो आपके फॉर्मूले हैं उसकी एक जगह नोट डाउन कर लें, और उसको क्या करा करें, डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहा करें, रिपीट करते रहा करें। एक आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जैसे ये फॉर्मूले हैं, एक साथ बैठ के कोई रट्टा लगाना चाह रहे हैं तो वो गधा है, सिंपल गधा है वो। उसने क्या करना है, उन फॉर्मूले को क्या करना है, सुबह उठा, चलो देख लिया, कितने मुश्किल से 10 मिनट दे दो बस, ठीक है। इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के जो हमारे पास डेरिवेटिव्स के जो हमारे पास फॉर्मूले हैं उसको 1 मिनट तक आपने देख लिया। फिर क्या करा, दोपहर में कभी टाइम मिला दोबारा देख लिया 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, ज़्यादा नहीं। फिर रात में सोने से पहले चलो 10 मिनट देख लेता हूँ, देख लिया। ऐसे करते रहोगे, 4-5 मरतबा करोगे, सिर्फ 10-10, 5-5, 10-10, इससे ज़्यादा मिनट देने की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह आप देखना, आपको खुद ही याद हो जाएंगे वो, मतलब आपकी मेमोरी में ऐसे बैठ जाएंगे कि आप लोग कभी भूल ही नहीं सकते, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी अपने और सब्जेक्ट में भी यूज़ करें, फिजिक्स,
जो क्या है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। अब देखो न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, आ वैल्यू कंटेन्स 0.04 मीटर क्यूब ऑफ एयर। कितना है वॉल्यूम मेरे पास, वॉल्यूम दे दिया है मेरे पास 0.04 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल। प्रेशर कितना दे दिया है मेरे पास, 120 किलो पास्कल। इस किलो को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई लगाते हैं, यानी कि 3 जीरो आते हैं, तो मैं इसकी जगह लगा देता हूँ एक्सपोनेंशियल 3। बात एक ही, कैलकुलेट द प्रेशर। अच्छा, अब ये बोला है प्रेशर मालूम करना है, यानी कि इसको तो मैं पहली फुर्सत में नाम देता हूँ P1 का, और जो पहला वाला वॉल्यूम इसको मैं नाम दे रहा हूँ P1 का, ठीक है, क्योंकि अब ये प्रेशर मालूम करने के लिए बोला जाने ये वॉल्यूम से कुछ शर्म ही करेगा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। आपने क्या करना है, पढ़ना है, कैलकुलेट द प्रेशर। अब क्या मालूम करना है, प्रेशर यानी कि P2 मालूम करना है। क्या मालूम करना है आपको, P2। आगे required to reduce its volume to 0.025 m³ at constant temperature। वॉल्यूम कितना है, यानी कि V2 हो गया, क्या हो गया V2 0.025 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आप लोग बताओगे हमारे पास वो कौन सा लॉ था जो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हमारे पास लिंक बन रहा हो। यस, तो वो हमारे पास क्या था, बॉयल्स लॉ था, जिसको मैंने आपको पढ़ा था VIP, और टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इधर हम लगाएंगे बॉयल्स लॉ की इक्वेशन जो कि होती है P1 P2 V2, ठीक है। टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई हम बॉयल्स लॉ को इधर यूज कर रहे हैं। अब मुझे चाहिए P2, V2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे नीचे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा मेरे पास, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी P1 P2 डिवाइडेड बाय V2। तो P2 P1 कितना है मेरे पास, P1 है मेरे पास 120 एक्सपोनेंशियल 3 डिवाइडेड बाय, तो जब मल्टीप्लाई बाय V1 भी, तो V1 कितना है मेरे पास, V1 है मेरे पास 0.04 V1 है डिवाइडेड बाय V2 कितना है मेरे पास 0.025। इस एक्सपोनेंशियल 3 को सॉल्व नहीं करो, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करो 120 को 0.04 से मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड करो 0.05 से, तो और मुझे फिर आंसर बताओ क्या आंसर हमारे पास क्या है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 192 और एक्सपोनेंशियल 3 को ऐसे लिख देंगे हम पहले, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, मुझे इसके बाद नॉन जीरो डिजिट नंबर के बाद मुझे क्या चाहिए, डेसिमल पॉइंट चाहिए इधर, और अभी कहाँ पर है मेरे पास, इधर है 1, तो कितना मूव कराएंगे 1 2, कितना कराएंगे 1 2, तो 2 मरतबा हम इसको क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल एक्सपोनेंशियल 2 लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल 2 लिख देंगे। अच्छा, राइट हैंड साइड से कराएंगे, मेरी बात है, राइट हैंड साइड से कराएं, आप तो काम के साथ से करते हो, ज़्यादातर राइट हैंड साइड से करते हैं, ठीक है, तो मतलब सही काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से काम कर रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब भी सीधा से मूव करेंगे तो पॉजिटिव लिया जाएगा, लेफ्ट से करेंगे तो नेगेटिव किया जाएगा। आप बताओ, राइट से मूव करो लेफ्ट से करो, सर पॉइंट तो 2 के बाद था, तो आप 1 के बाद पॉइंट के बाद आए, तो मतलब राइट से लेफ्ट पे गए ना, देखो 1 2 पीछे आए, तो राइट से मूव करें तो जो पावर होगी वो क्या होगी, +2 होगी। ये बात याद रखना, बच्चे में बहुत कंफ्यूज होते हैं। P2 is equal to 1.92 एक्सपोनेंशियल, देखिए सेम पावर आपस में ऐड है, लेकिन 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है पास्कल। तो P2 इस तरीके से हमारे पास फाइनलाइज हो गया, आंसर आ गया 1.92 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 कि हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 किस तरीके से सॉल्व होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 6 टू न्यूमेरिकल नंबर 10 और बाकी एग्जाम्पल भी हम उस वीडियो में देख लेंगे कि हमारे पास किस तरह सॉल्व होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वरना मेरा नंबर आपको पता है 0318392177, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। अच्छा, इसकी जो चैप्टर है हमारे पास, इसके जो थ्योरी के लेक्चर है सारे, वो मैंने अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो अगर किसी को चैप्टर की थ्योरीज जो हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वहाँ पे वो अपने कंप्लीट करने हो, कवर करने हो, तो वो वहाँ पे जाके इजीली कवर कर सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए न्यूमेरिकल्स के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।